आर्मी का एक मामूली गरीब बावर्ची जो धोता था अपने सीनियर्स और साथी के झूठे प्लेट्स और जूते। फौजी होकर गन पकड़नी तक नहीं आती। मैडम, ये यहाँ का सबसे इनडिसिप्लिन और वर्थलेस कैडेट है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी तो बस तुझे बावर्ची बनाया, धीरे धीरे ना इन सबका नौकर बनाकर ही छोड़ूंगा। तुम हमेशा इन सब पीछे रहोगे। लेकिन उसी फटीचर के आगे खुद आर्मी का चीफ माफी मांगने लगा। आखिर कौन है ये सैनिक जिसने बड़े बड़े ऑफिसर्स और मंत्रियों की कर दी बोलती बंद? क्या है तुम्हारी सच्चाई? क्या छुपा रहे हमसे? विक्रम की कहानी आगे जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए देश के सबसे होनहार फौजी की रोमांचक स्टोरी बिल्कुल फ्री में। विक्रम की आवाज कांपने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इर्द गिर्द देखकर अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ा। कायर हो तुम और तुम्हारा देश, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। बदला लूंगा मैं। विक्रम का खून खौल उठा। अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान उसने लड़ाई के टारगेट पर एक बार गोली दागी थी, पर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। फिर भी बिना किसी डर के विक्रम तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। विक्रम ठिठक कर वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चौकी की तरफ देखा। चौकी के स्टोर में कुछ ग्रेनेड थे। हो सकता है आग की वजह से कोई ग्रेनेड फट गया हो। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब एक और धमाका हुआ तो विक्रम को यकीन हो गया कि ये आवाज चौकी से नहीं बल्कि आगे जंगल से आई है। इसका मतलब उसके साथियों के हथियारे जंगल में मौजूद थे। उसकी नजर जमीन पर पड़े 2 खाली बुलेट्स पर गई। विक्रम सोच में पड़ गया। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। अपनी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम को सीक्रेट कमांडो फोर्स के बारे में पता चला था। उनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम की होती थी और सबसे काबिल और बहादुर सिपाहियों को ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। विक्रम उस मौके के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप में धीरज नाम का एक सिपाही था जो शायद किसी बड़े अफसर के परिवार से था। धीरज की कुछ हरकतों के कारण एक दिन विक्रम ने उसे बहुत मारा। उसी दिन कैंप के कमांडर ने विक्रम की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसे इस बॉर्डर की चौकी पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर सुना दिया। इस तरह स्पेशल कमांडो फोर्स का सपना विक्रम के लिए सपना ही बन के रह गया। आज जंगल में इस कमांडो फोर्स के होने की संभावना ने विक्रम को नई ऊर्जा से भर दिया। घने जंगल में वो बिना किसी डर के दाखिल हो गया। इसलिए विक्रम को एहसास हो गया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग मौजूद हैं। सांस रोके वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि घास और पत्तों से ढका हुआ एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहने ये आदमी गिरने से पहले उसके बहुत करीब खड़े थे। सिपाही ने बंदूक की नोक से उसका वार रोकते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी छुरी मेरी गन से ज्यादा तेज है? मैं भी इंडियन आर्मी का जवान हूँ। सर्विस नंबर, यूनिट नेम और कौन सी चौकी? पहाड़ वाली बॉर्डर की चौकी। विक्रम सिंह चौहान, सिपाही। उसके चेहरे पर काला पेंट लगा हुआ था। आवाज से विक्रम को एहसास हो गया था कि सामने एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन हैं। उसने सेब के जितना बड़ा पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंका। विक्रम ने गिरे हुए आदमी का बैग उठाकर खोला। मैम, आपको चोट लगी है? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू के निकल गई है। ये जगह दुश्मन के रडार के पहुंच से बाहर है। वो यहाँ पे नहीं आ सकते। हम कुछ वक्त यहाँ आराम करते और फिर जंगल की तरफ निकलते। विक्रम ने देखा वहाँ एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे बैठकर लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और फिर अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने अपनी कमीज को एक तरफ से ऊपर किया और कमर के घाव पर एंटीसेप्टिक लगाया। विक्रम ने अपने यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट ऑफिस तक पहुँचाई या नहीं? पहुंचाना चाहता था, लेकिन सैटेलाइट फोन भी जल गया था।
कोई और जरिया था ही नहीं खबर पहुंचाने का। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में किसी को नहीं मालूम, और इतना समय नहीं था कि मैं दूसरी चौकी में जाकर सब कुछ बताता। मुझे लगा दुश्मन आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए मैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए जंगल में आ गया। इस छुरी के सहारे तुम दुश्मनों को मारने के लिए जंगल आ गए? तुम दुश्मन को मारने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलानी भी नहीं आती? कभी वक्त मिला नहीं, सीखने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन जिस पोस्ट पे गए वो ठंडी पोस्ट थी, तो हथियार थे भी नहीं और चलाना भी नहीं जानते थे लोग। काफी देर हो गई, आप चाहे तो थोड़ा आराम कर सकती हैं, मैं पहरा दूंगा। आई थिंक ये जगह सेफ रहेगी। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई, लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसके चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, प्लीज अपनी शर्ट उठाइए। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। विक्रम ने बिना उसे छुए पट्टियों का रस घाव पर टपका दिया। अब आप चाहें तो पट्टी बांध सकती हैं, वैसे नहीं भी बांधेगी तो थोड़ी देर में खून रुक जाएगा। तुम्हें ये सब कहाँ से पता? जी मैं गांव में पला बढ़ा हूँ और वहाँ हर समय डॉक्टर नहीं होता, तो ज्यादातर मर्ज का इलाज हम खुद ही कर लेते हैं इन तरीकों से। अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में अब गन तुम्हें क्या करना है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, खुद को जिंदा रख लेना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की बिजली की तरह पलटी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तियों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से सरसराहट हुई। गोली विक्रम के सर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं दी, पर दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। इससे पहले कि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती, विक्रम एक पेड़ पर चढ़ गया। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन को संभालने का मौका दिए बिना विक्रम ने अपनी छुरी से उसकी गर्दन काट दी। तभी दनादन गोलियां चलने की आवाज से उसका ध्यान वापस लड़की की तरफ गया और वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां दो तरफ से चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि लड़की किस दिशा में है। कुछ देर बाद जब ये शोर थमा तो विक्रम ने दोनों तरफ से आने वाली कदमों की आहट का जायजा लिया। लड़की का वजन बहुत कम था, इसलिए उसके कदम आदमी के मुकाबले कम आवाज कर रहे थे। तुम इधर क्यों आए हो? मैं उधर संभालूंगी, तुम जाके दूसरी जगह संभालो। गो। मैंने उसे खत्म कर दिया है। दुश्मन को मारकर दुखी होने वाला कभी फौजी नहीं बन सकता। विक्रम की आंखों में अपने साथियों के लिए दर्द उभर आया। ये दुख दुश्मनों के लिए नहीं है मैम, मेरे अपने साथियों के लिए।
विक्रम ने हिकारत संजीदगी से कहा और लड़की को कटार के बारे में बताया। कटल राकेश। अगर ये तुम्हारा दुश्मन था तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी दुश्मन हो सकते हैं। दोनों पेड़ की आड़ में छुपकर सांस रोके इंतजार करने लगे, लेकिन उधर से कोई हरकत नहीं हुई। लगता है आपका निशाना सही जगह पर लगा। हो सकता है कि वो भी छुप के हमारा इंतजार कर रहे हो। आपके पास हैंड ग्रेनेड है? लड़की समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन खुद फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड विक्रम को थमा दिया। पिन निकालकर विक्रम ने ग्रेनेड दूसरी तरफ फेंका, तेजी से उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे एक तेज धमाका हुआ। लगता है अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ, हमें निकलना चाहिए। लेकिन करिश्मा जैसे ही उठने लगी, उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। बिना घबराए करिश्मा ने खींचकर उस टुकड़े को अपने पैर से निकाल दिया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। करिश्मा ने अपने बैग से इस कपड़ा निकाला और कसकर पैर पर बांध लिया। या हमारा काम इस जंगल से खत्म हो गया, अब हमें निकलना चाहिए। विक्रम जानता था कि लड़की उसकी मदद लेने को तैयार नहीं होगी। विक्रम ने मन ही मन एक फैसला लिया। काफी देर दौड़ने के बाद वो उसी तालाब के पास आ पहुंचे जहां पिछली रात को उन्होंने आराम किया था। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हैं? पानी भरकर विक्रम उसके पास लेकर आया। खूबसूरत हूँ? उसमें खोए हुए विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया। बहुत। लड़की जोर से हंस पड़ी। विक्रम जैसे नींद से जागा। फिर से मिलना चाहोगे मुझसे? तुम अगर मेहनत करो तो एक अच्छे सिपाही ही नहीं बल्कि कमांडर भी बन सकते हो। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी। और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा और 2 साल बाद आपको जरूर मिलूंगा ना। करिश्मा। कमांडो फोर्स में जाने के सपने के साथ साथ अगर उसे इतनी खूबसूरत और बहादुर लड़की का साथ मिल सकता था। करिश्मा का घाव अब सूखने लगा था। फिर भी विक्रम उसे उठाकर तब तक चलता रहा जब तक उसे एक आर्मी की चौकी नजर नहीं आई। मैं सिपाही विक्रम चौहान पहाड़ी के बॉर्डर वाली पोस्ट से आया हूँ। हम दोनों एक हादसे में फंस गए थे। मैडम को उनकी पोस्ट पर जाना है। प्लीज बैरिकेड खोलिए। सैनिकों ने दोनों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया, लेकिन सबकी चौकन्नी नजरें अब भी उन पर थी। इस इलाके में ऐसे किसी ऑपरेशन की जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो और वो भी ऐसी हालत में? वजह जान सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द फोन करने की अनुमति चाहिए कमांडर। कमांडर को उसके हाव भाव से महसूस हुआ कि वो सेना का हिस्सा थी। काम हो गया है। इतना कहकर उसने मुड़कर कमांडर को फोन वापस कर दिया। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक हेलीकॉप्टर चौकी के ऊपर मंडराने के बाद नीचे उतरा। कमांडर को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसमें से बाहर आने वाला व्यक्ति जनरल बख्शी था। जनरल बख्शी को देखते ही कमांडर ने कड़क सल्यूट मारा। जनरल बख्शी ने करिश्मा को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बिना किसी से कुछ कहे वो मुड़कर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। करिश्मा भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई।
नजरों से ओझल होते हेलीकॉप्टर को देखकर विक्रम का दिल बैठ गया। वो नहीं जानता था कि अब वो करिश्मा से दोबारा कब मिल पाएगा। करिश्मा ने अपने मिशन के बारे में जनरल बख्शी को पूरी जानकारी दी, साथ ही विक्रम के बारे में बताया। पुरानी चौकी पर हुए भयानक और निर्मम हमले के बारे में सुनते ही जनरल बख्शी चौकन्ने हो गए। जनरल बख्शी की रिपोर्ट मिलते ही हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। एक पूरी की पूरी चौकी राख कर देना और वहां तैनात सभी सैनिकों को मार डालना दुश्मन की एक घिनौनी हरकत थी। हेडक्वार्टर से जब ये खबर स्पेशल ब्यूरो को दी गई तो वहां के चीफ रमन कुमार ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उनके अलावा 3 लोग थे। सभी फौजी शहीद हो गए। इसका मतलब ये रास्ता छुपकर हथियार लाने वाले आतंकवादी ही नहीं, दुश्मन देश की सेना भी जान गई है। हमारे एजेंट ने पहला मिशन इस इलाके में पूरा किया। मिशन के कामयाब होने की खुशी से ज्यादा हमें दुख इस बात का है कि बॉर्डर के पास की चौकी को जला दिया गया। ये है सिपाही विक्रम चौहान, बॉर्डर पोस्ट का सिपाही। मरने वालों में कम से कम एक पोस्ट के हमले में शामिल था। विक्रम ने उसकी पहचान कर ली। इसी टीम के एक मिशन के लिए करिश्मा को कुछ दिन पहले बॉर्डर के जंगल में भेजा गया था। अंदर की खबर थी कि जंगल के रास्ते बॉर्डर पार से हथियार खरीदने कुछ आतंकवादी आने वाले हैं। बॉर्डर की एक चौकी से जब करिश्मा का फोन आया तो रमन कुमार ने मेजर बख्शी को उसके सही सलामत लौटने की खबर दे दी। अपनी काबिल अफसर को लेने खुद मेजर बख्शी बॉर्डर पहुंच गए। करिश्मा ने जब उन्हें विक्रम की बहादुरी के बारे में बताया तो उन्होंने विक्रम के बारे में जानकारी हासिल की और एक अहम फैसला लिया। विक्रम ने चाय का ग्लास रखा ही था कि कमांडर उसके पास आया। अपना सामान बांध लो। सर, वैसे भी तुमने बिना ऑर्डर्स के जंगल में जाकर आर्मी डिसिप्लिन को तोड़ा है। अब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सर, मैं सिर्फ अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता था। और तभी तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। सर, सब ठीक है ना? सिपाही विक्रम, आपको हमारे साथ चलना होगा। ऊपर से ऑर्डर है। यस सर। विक्रम के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने का ये पहला अनुभव था। आगे बढ़ने से पहले विक्रम ने झंडे को पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट किया। आगे की तरफ बड़ा सा मैदान था जहां सैनिक एक्सरसाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ कैंप था जहां बहुत सारे कमरे बने हुए थे। कुछ देर बाद जब विक्रम नहा धोकर और तैयार होकर बाहर आया तो गार्ड उसे फिर से कमांडर के पास लेकर आया। विक्रम को बिना देखे कमांडर ने फाइल पर काम करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं ये काम खत्म करके तुमसे बात करता हूँ। उसने फाइल बंद करके सर उठाया तो विक्रम अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। कमांडर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सिपाही विक्रम चौहान हो और तुम एक कैंप कमांडर के आगे नहीं बैठोगे, लेकिन मुझे यह भी पता है कि पिछले 3 दिनों में तुमने क्या क्या देखा है। इसलिए जवान, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर का यह ऑर्डर है कि तुम आज और कल यहाँ गेस्ट हाउस में आराम करोगे और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करोगे। उस रिपोर्ट में जो कुछ भी हुआ, तुमने जो कुछ भी देखा सुना और जंगल में हुई मुठभेड़ के बारे में मुझे पूरा ब्यौरा चाहिए। और हाँ, ये रिपोर्ट किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यस सर। विक्रम रिपोर्ट लिखाने बैठा। अपनी जलती हुई चौकी के भयानक मंजर से लेकर जंगल में फायरिंग, करिश्मा से अचानक मुलाकात, उसके साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करना, छुरी से अपने साथियों के कातिल की जान लेना, हर घटना किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे तैरने लगी। विक्रम नहीं जानता था कि इस तरह की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इसलिए उसने अपने एक एक मिनट का हिसाब कागज पर उतार दिया। लेकिन ये काम 2 घंटे में ही पूरा हो गया। रिपोर्ट को संभाल कर दराज में रखकर वो बाहर आ गया। मैदान में अभी भी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी। विक्रम को याद आया जब वो भी इसी तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने का मौका तक नहीं मिला था। वहां कुछ सिपाही अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। विक्रम पर नजर पड़ते ही उनके चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। रैंक तो छोटी है, फिर इसे बड़े अफसर के गेस्ट हाउस में क्यों रखा जा रहा है? अरे ये तो सिपाही है ना, बाकी सिपाहियों के साथ ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं भेज देते? और इसे कमरे में क्यों खाना दिया जा रहा है? ऐसा तो खास मेहमानों के लिए किया जाता है। विक्रम को उनकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसे यहाँ एक आम सिपाही से कहीं बेहतर सुविधाएं मिल रही थी। कुछ ही देर में एक गार्ड विक्रम के पास आया। आपको ऑफिस में बुलाया। सर, मेरी रिपोर्ट्स रेडी है। रिपोर्ट को छोड़ो, अभी इनसे मिलो। यह है कर्नल विजय पठानिया। तो ये है सिपाही विक्रम। मुझे अकेले में से कुछ बात करनी है।
दिखेगा कोई डिस्टर्ब ना करे। सर, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट देखनी है। सर, थोड़ी ही देर में कर्नल पठानिया विक्रम की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने कागज एक तरफ रखे और विक्रम को देखा। विक्रम चौहान, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब में सिर्फ तुम सच बोलोगे। ये सुनकर विक्रम का डर और बढ़ गया। एक सिपाही के तौर पे क्या बोलना और क्या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। पहली बार तुम्हारे मन में जो बात आए वही बताना है तुम्हें। सिपाही विक्रम चौहान। जी सर। मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम? यस सर। जब तुमने जली हुई चौकी और अपने साथी सिपाहियों के लाश के मंजर को देखा तो पहली बार तुम्हारे दिल ने क्या कहा? निहत्थे सिपाहियों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी नहीं कहते, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। बदला लूंगा मैं। मेरे एक एक साथी की जान की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मेरा दिल और दिमाग दोनों कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थे सर। मैंने वहां अपने साथियों की मौत का मंजर देखा सर। उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी था दुश्मन को ढूंढना और मौत के घाट उतार देना। इसके अलावा मैं और कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था सर। क्या तुम्हें पक्का यकीन था कि तुम ऐसा कर पाओगे? एक फौजी होने के नाते उसे अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए था, लेकिन विक्रम ने सच बता दिया। सर 50% यकीन था सर। तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन पे हमला बोलने से पहले अपने ऊपर 50% का भरोसा एक नया सिपाही ऐसा सोच भी नहीं सकता। सर, मैं इतनी बड़ी फौज का एक छोटा सा हिस्सा हूं सर। आपकी बात समझने जितनी क्षमता नहीं है मुझ में सर। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है। अपने सीनियर से परमिशन लिए बिना मैं दुश्मनों को ढूंढने के लिए गया और उन्हें ढूंढकर मार डाला। मैंने डिसिप्लिन तोड़ा है सर, इसलिए मैं सजा का हकदार हूं। और यहां मुझे इतने अच्छे गेस्ट हाउस में रखा जा रहा है सर। मुझ पर कोई भी नियम लागू नहीं है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सर, आप इतने बड़े ऑफिसर होकर मुझसे मिलने इतनी दूर आए हैं, मैं इसकी वजह नहीं समझ पा रहा हूं। प्लीज बताइए सर, मेरे लिए आगे क्या ऑर्डर है? अगला आदेश तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा विक्रम। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। गार्ड ने आकर उसे बताया कि आदेश मिलने तक उसे गेस्ट हाउस में ही रहना होगा। अगले 3 दिन विक्रम के लिए 3 साल के बराबर थे। जब चौथे दिन की सुबह कमांडर के ऑफिस से बुलावा आया तो विक्रम फौरन वहां जा पहुंचा। उसकी घबराहट देखकर कमांडर ने कहा, सर, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। सर, क्या मुझे फौज से नहीं निकाला जा रहा? विक्रम ने खुश होकर पूछा। कमांडर हंसने लगा। इसलिए तुम इतना डर रहे थे? नहीं, तुम्हें फौज से निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। उसे देखते ही विक्रम की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। वो सिर्फ एक मेडल नहीं था, वो सबूत था अपनी मिट्टी की रक्षा करने की काबिलियत का। वो सबूत था मातृभूमि के लिए अपने समर्पण का। वैसे तो ये मेडल सबके सामने दिया जाता है, लेकिन इस मिशन के बारे में किसी को बता नहीं सकते। इसलिए तुम्हें भी इसके बारे में किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। सर, मैं वादा करता हूं सर, इस मिशन के बारे में मेरे मुंह से कभी कोई बात नहीं निकलेगी। हेडक्वार्टर ने फैसला किया है कि तुम्हें प्रमोट करके ऑफिसर बनाया जाता है। तुम एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन तुम्हारी बहादुरी की वजह से तुम्हें प्रमोट करके लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। एक ऑफिसर के लिए पहली सीढ़ी है। वक्त और मेहनत के साथ तुम्हें आगे भी ऐसे प्रमोशंस मिलते रहेंगे। तुम्हारी अगली यूनिट कौन सी होगी ये तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करेगा। तुम चाहो तो कमांडर बनके एक चौकी का चार्ज ले सकते हो। एक छोटी चौकी होगी, लेकिन वहां पर सबसे सीनियर तुम रहोगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग। तुम्हारी पहली ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी, तुम चाहो तो कमांडो ट्रेनिंग के पहले पड़ाव के लिए जा सकते हो। विक्रम को ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं। सर, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहूंगा। सोच लो, 3 महीनों की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, और फिर वहां पर तुम
बाकी सबकी तरह एक आम फौजी रहोगे। एक कमांडर की कोई भी फैसिलिटी तुम्हें नहीं दी जाएगी। लेकिन विक्रम का फैसला अटल था। मुझे मंजूर है सर, मैं ट्रेनिंग में आने वाली किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके फैसले से खुश होके कमांडर ने उसकी पीठ से दबाई। शाबाश, तुम सचमुच इस प्रमोशन के हकदार हो। तो लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान, ये तुम्हारे बैचेस लो और जाओ और जाकर तैयारी करो। तो मैं आज ही ट्रेनिंग कैंप के लिए निकलना होगा। जय हिंद सर। ऑल द बेस्ट। तैयारी करने के लिए विक्रम के पास कोई सामान नहीं था। यहाँ आकर उसे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिली थी। एक यूनिफॉर्म को अपने साथ लेकर 1 घंटे बाद वो जीप में ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। ड्राइवर ने हसरत भरी आवाज में कहा, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ सर? आप जब यहाँ आए थे तो मैं यहाँ सीनियर था, लेकिन 3 दिन में आपने ऐसा क्या किया जो आपको इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई? विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस किस्मत समझ लीजिए मेरी। आया तो मैं भी यहाँ पर था ऑफिसर बनने, लेकिन एक आम आदमी के लिए यहाँ का सफर बहुत मुश्किल होता है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। क्या आपके फोन से कॉल मिला सकता हूँ? जरूर। हेलो। हेलो विक्रम, कैसा है तू बेटा? वहाँ सब ठीक है ना? बाबा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या? आपके बेटे को फौज से मेडल मिला है और साथ ही साथ प्रमोशन भी दे दिया गया। सच बोल रहा है ना? मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, सच में। अब आप सिपाही विक्रम चौहान से नहीं, लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान से बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट? जी बाबा। अरे अरे सुनो सुनो, क्या कह रहा है? दूसरी तरफ फोन छोड़कर उसके पिता खुशी से चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को यह खबर देने लगे। विक्रम सोच सकता था इस वक्त वहां कैसा माहौल होगा। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों का सफर तय करके जब उनकी जीप ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची तो दिन ढलने लगा था। छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से घिरे कैंप के अलावा वहां कुछ नहीं था। जय हिंद सर। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आए। ये सभी कड़ी मेहनत करके इतने काबिल हुए हैं कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके। अपने अपने कैंप के बेहतरीन कैडेट्स हैं, कितने कंपटीशन पास करके यहां आए हैं। सिफारिश लेकर आने वाले अगर इनके बराबर खड़े हों तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और वैसे भी तुम ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद एक चिट्ठी लेकर इनके बराबर खड़ा होना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी सर, पर मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। मेरा कोई भी रिश्तेदार ऐसी जगह नहीं है कि वो सिफारिश दे सके। रिश्तेदारी नहीं है तो क्या सजा काटने आए हो? क्या तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स ने जबरदस्ती तुम्हें यहां भेजा? तुम्हारे लिए इनका कोर्स फिर से शुरू नहीं होगा। इनकी ट्रेनिंग दोबारा नहीं होगी। जहां तक ट्रेनिंग हो चुकी है उसके आगे की होगी। तुम हमेशा इनसे पीछे रहोगे, इसलिए इनके साथ ट्रेनिंग की क्लास नहीं ले सकते। तुम दूर से देख सकते हो, यहां जितने भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, पर खुद को मेरे बाकी सैनिकों के बराबर समझने की गलती मत करना। हमारे रास्ते में नहीं आना। और अगर इन सब बातों का ख्याल रखोगे तो 3 महीने बाद तुम्हें पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मंजूर है सर। कैंप का किचन उस तरफ है। मैं तुम्हें रहने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। इस कैंप में 30 लोग हैं। इनके खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिन में 3 बार खाना टाइम पे डाइनिंग हॉल में मिलना चाहिए। किचन के स्टोर रूम में तुम अपने रहने और खाने का इंतजाम कर सकते हो। अब से 3 घंटे बाद डिनर के लिए हम लोग हॉल में मिलेंगे। सब जब विक्रम किचन में पहुंचा तो देखा कि वहां खाना बनाने के लिए 3 बड़े और 2 छोटे चूल्हे थे। बर्तन और सामान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूरे किचन में हवा के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। कोई पंखा या एग्जॉस्ट फैन तक नहीं था। 3 महीने इस जगह पर रहने के बारे में सोचकर ही उसका दम घुटने लगा, लेकिन फिर उसे करिश्मा का ख्याल आया। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी। और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए
तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा। और उसने अपने मन को मजबूत किया कि करिश्मा के लिए वो कुछ दिन की तकलीफ उठा सकता है। विक्रम के गांव में हर त्योहार और खास मौकों पर सभी लोग मिलजुल कर खाना बनाते थे और एक साथ खाते थे, इसलिए 30 लोगों का खाना बनाने में उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। 1 घंटे बाद जब कमांडर और सैनिक डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो टेबल पर लगे हुए दाल, चावल, सब्जी और रोटी के बर्तन देखकर हैरान रह गए। सबने पेट भर खाना खाया, लेकिन किसी ने न विक्रम का धन्यवाद दिया न उसे खाने के लिए पूछा। उनके जाने के बाद पहले विक्रम ने खुद खाना खाया, उसके बाद सारे बर्तन और पूरे किचन साफ किया। कैंप के मैनेजर से विक्रम ने जरूरत का सभी सामान लिया और तख्त को साफ सुथरा बिस्तर बनाया। इन सब के बाद विक्रम ने थकान मिटाने के लिए कुछ देर योग किया और ध्यान लगाया। जल्द ही वो फिर से ताकत और स्फूर्ति महसूस करने लगा, लेकिन शाम की घटनाएं उसे परेशान कर रही थी। वो कितने उत्साह के साथ ट्रेनिंग कैंप में आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे सिर्फ अपमान और तिरस्कार मिला। अगर उसे कमांडर से ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली थी तो उसे खुद अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी। उसने हिसाब लगाया कि दिन में 3 बार खाना बनाना और किचन साफ करने में उसे 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। रात को 3 घंटे की नींद लेकर उसके पास करीब 15-16 घंटे अपने लिए बचते थे। सबसे बड़ा सवाल था कि वो ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करे। विक्रम को जब करिश्मा की फुर्ती और पराक्रम याद आई तो उसने अपने आप को पहले जंगल में लड़ाई के लिए उपयुक्त बनाने का फैसला किया। कैडेट के तौर पर उसे खाली गन दी गई थी। गन लेकर विक्रम खिड़की के रास्ते कैंप के पीछे वाले जंगल में जा पहुंचा। कई घंटे अभ्यास करने के बाद जब वो वापस आया तो रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर सोकर विक्रम सुबह 4 बजे उठ गया और सबके लिए नाश्ता बनाया। खाने के बाद जब वो सफाई कर रहा था तो उसने देखा सभी कैडेट्स वजनदार बैग उठाकर दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद वो रस्सी की बनी सीढ़ियों पर तेजी से उतरने चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगे। जंगल में जाकर पहले विक्रम ने अपने बैग में ढेर सारा पत्थर भरा और कुछ घंटे तक बिना रुके दौड़ता रहा। फिर उसने छोटे बड़े पेड़ों पर तेजी से उतरने चढ़ने का अभ्यास किया। तब तक दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया था। अगले कई दिन यही प्रक्रिया चलती रही। कैडेट्स को देखकर विक्रम उनसे मिलते जुलते अभ्यास जंगल में करता, लेकिन वक्त पर आकर सबके लिए खाना बनाता। सभी कैडेट्स ज्यादातर उसे नजरअंदाज करते थे, पर डाइनिंग हॉल में आते जाते वक्त वो उसका मजाक उड़ाते। खुद में तो दम है नहीं, इसलिए चुपचाप खाना बनाते रहते, वरना कमांडर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर ट्रेनिंग में आने की कोशिश करते रहते। वापस जाके अपनी यूनिट को सिखाऊंगा प्याज कैसे छीलते, आलू कैसे काटते। सबके ठहाकों से और इस तरह की बातों से विक्रम को फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर था। आज यहाँ तुम लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। Are you ready, cadets? Yes, ma'am. वहीं विक्रम खाने की ट्रे लेकर टेबल पर खाना लगाने लगा और ये देखकर साक्षी का खून खौल उठा। जवान इधर आओ। यस मैम। तुम प्रैक्टिस के टाइम पे खाना बना रहे हो और सर्व कर रहे हो? आज में बावर्ची बनने आए हो क्या? मैडम, ये यहाँ का सबसे इनडिसिप्लिन और वर्थलेस कैडेट है। प्रैक्टिस के नाम से भी दूर भागता है, बस किचन में रोटियां बेलता रहता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोग कितने सारे सपने देखते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और तुम टाइम पास कर रहे हो। मैडम, ये सिफारिश लेकर आया है, इसलिए इसका कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड पे खड़े हो जाओ प्रैक्टिस के लिए। गो। वहीं वो भी ग्राउंड में जाकर सभी कैडेट्स के साथ खड़ा हो गया। ये सब देखकर हर कोई दबे मुंह विक्रम पर हंस रहा था। कैडेट्स, आज आप लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। बहुत सालों से ये टेस्ट कोई भी पास नहीं कर पाया है। बहुत उम्मीदों के साथ आई हूं मैं इस बैच के लिए। जो भी मेरी इस उम्मीद पे खरा उतरेगा उसे स्पेशल कमांडर बनने का मौका मिलेगा। यस मैम। आप लोगों को वो लकड़ी का बोर्ड दिखाई दे रहा है, उसके बीचों बीच एक ब्लैक कलर का डॉट है। उस ब्लैक डॉट पे निशाना लगाना है आप लोगों को। जो निशाना लगा लेगा वो टेस्ट पास कर लेगा। मैम, मैं लगाऊंगा निशाना। मैं यहाँ का बेस्ट निशानेबाज हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये टास्क मैं ही जीतूंगा। वो तो निशाना लगाने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर धीरज तनकर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि स्पेशल कमांडर तो वही बनने वाला था। धीरज ने आगे जाकर निशाना साधा,
लेकिन उसकी गोली रेड डॉट तो दूर उस लकड़ी के बोर्ड तक पर नहीं लग पाई। बहुत उम्मीद थी मुझे इस बैच से, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ये टेस्ट कोई पास नहीं कर पाया। जाइए जाके अपने पोजीशन पे खड़े हो जाइए। अब हर कोई समझ चुका था कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। Anyone else? मैम सर, क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ विद योर परमिशन? ये क्या, यहाँ चाकू चम्मच चलाने की बात नहीं चल रही है। तू जाके सब्जियां काट। धीरज ने विक्रम से ये कहा तो हर कोई दबे मुंह हंसने लगा। शांत हो जाइए, तुम ट्राई कर सकते हो जवान। मैडम ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उसने कभी बंदूक ही नहीं उठाई, निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात। देखिए ये भी इस बैच का हिस्सा है, मुझे पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर इसको मौका देना मेरा फर्ज है। थैंक यू मैम। लेकिन जैसे ही विक्रम ने निशाना लगाया, हर किसी के जैसे होश उड़ गए। धीरज का मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि विक्रम का निशाना सीधे डॉट पर जाकर लगा था। वहीं ये देखकर मेजर साक्षी और कमांडर के भी होश उड़ गए थे। ये बावर्ची ऐसे कैसे कर सकता है? तुमने आज तक बंदूक तक नहीं उठाई ना, फिर इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकते हो? क्या है तुम्हारी सच्चाई? क्या छुपा रहे हो हमसे? टेल मी। आर्मी हेडक्वार्टर्स में फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आतंकियों द्वारा भेजी गई बच्चों की उस वीडियो क्लिप को देख ही रहे थे। 1 घंटे का समय है, बस 1 घंटे का समय है। अगर इस 1 घंटे में मेरे साथी उनको ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर और 1000 करोड़ रुपए अगर नहीं पहुंचाए ना, तो बच्चों के इतने टुकड़े करूंगा कि गिनना मुश्किल पड़ जाएगा। समझ रहे हो? दरअसल आतंकियों ने आर्मी स्कूल के बच्चों की उस वैन को किडनैप कर लिया था, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे थे। जनरल बख्शी की पोती भी उस वैन में मौजूद थी। इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिट से कमांडोज को बुलाया। करिश्मा, इस ऑपरेशन का चार्ज मैं तुम्हें देता हूँ। यस सर। कमांडो करिश्मा ने जूते पॉलिश कर रहे विक्रम से पूछा, विक्रम, आतंकवादियों को बच्चों से बचाने के लिए तुम भी चल रहे हो क्या? इसके जैसे अड़ताली हम जैसे जवानों के जूते साफ करने के लिए होता है, खाना बनाने के लिए होता है, और जब जवान हम थक जाएं तो हमारी टांगे दबाने के लिए होता है। धीरज, आखिर विक्रम भी तो एक फौजी ही है ना? तो ये लो पिस्टल, तो चलवा के दिखा दो गोली अपने जवान से। धीरज ने अपने पिस्टल विक्रम के सामने डाली तो उसकी गर्दन शर्म से झुक गई, क्योंकि उसे पिस्टल चलाना आता ही नहीं था। इसलिए कि धीरज ने पिस्टल के साथ उसकी ट्रेनिंग ही नहीं देने दी थी। अब ये तो तुमने देख ही लिया, लड़ने के काबिल तो ये है ही नहीं। पर अगर तुम अभी भी कहती हो उसको लेके जाना है, तो सामान और आतंकवादियों की लाशें उठाने के लिए लेके चल सकते हैं। और फिर बेस्ट कमांडो की टीम में हेल्पर के लिए विक्रम को शामिल कर लिया गया। सभी स्नाइपर कमांडोज ने जब आतंकियों को गन पॉइंट पर ले लिया तो लेफ्टिनेंट धीरज ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ फिरोज। तुम सब हमारे स्नाइपर के निशाने पर हो। अगर जरा सा भी हिले ना, तुम सबकी खोपड़ी तरबूज जैसी खिली मिलेगी। बच रहा है तो सरेंडर कर दो। भाई रुक जाओ, मैंने इस रास्ते पर बॉम्ब लगा रखा है, और इस बस में भी अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया ना, इसको दबाऊंगा, ब्लास्ट हो जाएगा। पीछे रहो। इतना सुनते ही धीरज और बाकी कमांडोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। यस सर, आई एम ऑन इट। जी सर।
शो मी। सर, ड्रोन से देख पा रही हूँ कि 3 से 4 आतंकवादी होने की आशंका है। करिश्मा, देश के टॉप ऑफिसर्स के बच्चों की जान दांव पर लगी है। तुम एक काम करो, उस अर्दली को भेजो नेगोशिएशन के लिए। ऑल राइट सर, ऑन इट। सुनो, तुम्हें मौका चाहिए था ना, मिल गया मौका। अंदर जाओ और पता करके आओ कि वहां क्या हो रहा है। इट्स योर टाइम। जी मैम। फिरोज, तुम्हारी मांगों की बात करने के लिए हमारा एक निहत्था जवान तुम्हारी तरफ आ रहा है। और उस खूंखार आतंकी फिरोज ने जैसे ही विक्रम का चेहरा देखा तो उसके पैर कपकपाने लगे। क्या लगता है आपको, इतने बड़े आतंकी ने क्यों जोड़े एक मामूली से बावर्ची के आगे हाथ? इतना खूंखार आतंकी क्यों मांगने लगा एक बावर्ची से अपनी जिंदगी की भीख? उस आतंकी को हुई है कोई गलतफहमी या फिर कुछ छुपा रहा है वो बावर्ची विक्रम? अगर हाँ, तो फिर क्या छुपा रहा है वो? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।